अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी बाय टाटा स्टील का एक और वीडियो। हम टाटा स्टील की एक ऐसी बेहतरीन केस स्टडी पढ़ रहे हैं जिसमें वाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन जिसका नाम था टाटा एम्प्लॉयज यूनियन और दूसरी ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन जिसका नाम था जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन। ना ही सिर्फ ये दो यूनियंस आपस में मिलजुल के रहती हैं बल्कि इस केस स्टडी में आपको ये भी पता चलेगा कि ये दोनों ही यूनियंस TEU और GWU मैनेजमेंट के साथ भी मिलजुल के आगे बढ़ती है। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट्स में बताया है कि टाटा स्टील की अगर हिस्ट्री या टाटा की अगर आप ऐसा कंपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे पन्ने पलटते जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे भी स्ट्राइक, कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक का नामो निशान नहीं मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी जनरल स्ट्राइक्स तो होती रहती हैं और स्ट्राइक्स हुई हैं इसी वजह से ये दोनों यूनियंस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, टाटा एम्प्लॉयज यूनियन जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन थी, सारे के सारे क्लरिकल स्टाफ यहाँ पे मिलके जिन्होंने ये TEU बनाई थी। ये दूसरी यूनियन थी जो 1946-47 के आसपास बनी थी, रजिस्टर भी हुई थी कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा बेस जो बहुत फेमस है और था जहाँ पे आए दिन स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स होती रहती थी। इस वजह से बहुत ऐसा लगता था कि जो भी फैक्ट्री या जो भी कंपनी वहाँ पे है और उनमें यूनियन है, लाजमी है कि वहाँ पे स्ट्राइक्स होना ही होना है। जबकि टाटा स्टील के केस में हमने इतना बड़ा केस कोई देखा ही नहीं है। बहुत अलग अलग इश्यूज थे जिसकी वजह से जमशेदपुर में जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन बनी जो एक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन थी, और उससे कुछ हट के इश्यूज थे जिसके वजह से टाटा एम्प्लॉयज यूनियन बनी जो कोलकाता का कॉर्पोरेट ऑफिस था। वहाँ पे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन थी, वो जमशेदपुर में काम कर रही थी, उनके इश्यूज को देखती थी और रिजॉल्व करती थी। जबकि ये जो टाटा एम्प्लॉयज यूनियन जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन थी वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो हमारा कोलकाता में था वहाँ पे थी, और जितने भी क्लरिकल स्टाफ थे, क्लरिकल स्टाफ से मेरा मतलब ये है कि जो वर्कर्स के सामने ऑफिसर रैंक में आते थे लेकिन वैसे डेजिग्नेशन वाइज ऑफिसर्स नहीं थे। इसलिए मैंने कुछ पहले पार्ट्स में कहा था कि ये एक ऑफिसर्स की यूनियन थी। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी ऑफिसर्स ही कहलाता है। लेकिन आप इसके लिटरल मीनिंग में मत जाइएगा। ये जो यूनियन थी जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की थी TEU, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑफिसर एम्प्लॉयज की थी। लेकिन हाँ, ये क्लरिकल स्टाफ था जो कॉर्पोरेट और सेल्स ऑफिसेस में थ्रू आउट काम करता था। इसमें तकरीबन काफ़ी कम लोग थे, 500 के आसपास इसकी मेंबरशिप थी। अगर हम ये देखें कि जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन जहाँ पे 16,000 की मेंबरशिप तकरीबन थी उस समय जब ये केस हुआ था, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सीरीज में कि किस तरीके से आप यूनियन को अवॉइड, उनके साथ कदम से कदम मिला के एज अ मैनेजमेंट कर सकते हो। टाटा एम्प्लॉयज यूनियन जो है वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रखती थी, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसका फॉर्मेशन, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो भी कुछ अपने छोटे छोटे इश्यूज की वजह से हुआ था। उसका जो बनना है वो भी कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे, जैसे क्लरिकल अप्रेंटिस होते हैं उनसे काम करवाया जा रहा था टाटा स्टील में और उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, कुछ अलाउंसेस थे जो नहीं दिए जा रहे थे, रिट्रेंचमेंट भी हुआ था बाद में आगे चल के, कुछ थोड़ी बहुत जनरल स्ट्राइक्स की भी घटनाएं हुई थी, कुछ रूड बिहेवियर भी देखा गया था ऑफिसर रैंक के एम्प्लॉयज का नॉन ऑफिसर रैंक के एम्प्लॉयज की तरफ। और ये सारे ही इंसिडेंसेस मिला के अगर आप ग्रुप कर दोगे जिसकी वजह से इवेंचुअली टाटा एम्प्लॉयज यूनियन यानी कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन यानी कि क्लरिकल स्टाफ यानी कि नॉन ऑफिसर्स रैंक की एम्प्लॉय की जो यूनियन है वो एग्जिस्टेंस में आई थी 46-47 के आसपास। अब हम यहाँ पे इतना तो समझ गए हैं कि बार बार जब भी TEU की बात हो रही है यानी कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन की बात हो रही है, अब ये जो यूनियन थी इसमें 19 से 20 एम्प्लॉयज तकरीबन जो थे यानी कि ऑफिस बेयरर्स जो थे वो कोलकाता से ही थे। इसके अलावा जो भी इस यूनियन का हिस्सा बनता था, मेंबरशिप लेता था, वो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड पहले खत्म करता था नॉन ऑफिसर रैंक पे। 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद सारे के सारे नॉन ऑफिसर रैंक के एम्प्लॉयज जो हैं जो कॉर्पोरेट और सेल्स ऑफिस में काम किया करते थे वो एलिजिबल हो जाते थे TEU का हिस्सा बनने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए। समझने की बात यह है कि टाटा एम्प्लॉयज यूनियन जो है वो हेड ऑफिस या मेन जो कॉर्पोरेट ऑफिस था जो कोलकाता में था वहाँ पे काम कर रही थी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अपने एक ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते
थे, जिसमें लोग 6 महीने प्रोबेशन पीरियड के बाद जितना भी नॉन क्लरिकल स्टाफ है वो मेंबरशिप लेने के एलिजिबल हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 यूनियंस की बातें नहीं हो रही हैं, टाटा एम्प्लॉयज यूनियन या फिर जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन जो कि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन थी, जमशेदपुर में जो काम कर रही थी कुछ अलग इश्यूज के साथ, और वो कुछ और ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया करती थी। यहाँ के मुद्दे अलग थे, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जो छोटे छोटे लोकल ब्रांच ऑफिसर्स थे उसमें जो लोकल यूनियंस थी वो भी TEU सपोर्ट करती थी। और जब भी कोई ऐसे लोकल यूनियंस के मुद्दे होते थे, उनको अगर स्ट्राइक करनी होती थी या कुछ भी प्रॉब्लम या इश्यूज आते थे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन और सपोर्ट होता था TEU का उन लोकल ब्रांच ऑफिसर्स की यूनियन की तरफ जो टाटा में ही काम कर रही थी। अब बात आती है 1948 की। जी हाँ, 1948 की, जब पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बार जो कोलकाता चैप्टर है वो मिला था लोकल ब्रांच की यूनियंस के साथ। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्सचेंज हुआ था, डिस्कशंस हुए थे, इंटरेक्शंस हुए थे, जिसके वजह से और ज़्यादा सपोर्ट TEU और लोकल ब्रांच की यूनियंस के बीच में हुआ था। इस एंगेजमेंट के वजह से, इस इंटरेक्शन के वजह से TEU और लोकल ब्रांच ऑफिसर्स की यूनियंस के बीच में एक ट्रस्ट बढ़ा था, रिश्ता बना था आपसी व्यवहार का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप एक साथ मिलकर काम करते हो या एक दूसरे को सपोर्ट करते हो किसी भी इनिशिएटिव को लेके या किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके आगे। अब समय वो था जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा था। इन्फ्लेशन के हिसाब से जितने भी अप्रेंटिस काम कर रहे थे टाटा स्टील में, उनको उस हिसाब से जो रेम्यूनरेशन है, जो उनकी सैलरी, जो उसकी पगार है वो नहीं मिल रही थी। साथ साथ में जो उनके अलाउंसेस थे वो भी नहीं मिल रहे थे। जब महंगाई दर बढ़ रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसी समय में प्रद्युत घोष की एंट्री होती है। प्रद्युत घोष मैनेजमेंट को फोर्स करते हैं टाटा स्टील के कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसी वजह से यहीं से एक बीज बोया गया इस यूनियन को बनाने का आगे, जिसका नाम आगे जाके पड़ा TEU। जब ये स्टैब्लिश हुई, जब ये रजिस्टर हुई, तो ये जो प्रद्युत घोष है इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे। अगर हम 61 इयर्स का पूरा इतिहास देखते हैं टाटा एम्प्लॉयज यूनियन का, तो उस इतिहास में हमें पता चलेगा कि छोटी जनरल स्ट्राइक्स तो हुई हैं जहाँ पे यूनियन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बड़ा कोई मुद्दा नहीं हुआ है। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाओं में कुछ इवेंट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी कहीं ना कहीं पेपर्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़ में, लेकिन कभी भी उन इवेंट्स के अलावा कोई बहुत बड़ी घटनाएं जो बहुत सालों तक या दिनों तक या महीनों तक चलती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है 61 इयर्स की पूरी हिस्ट्री में टाटा एम्प्लॉयज यूनियन की। ये समय वो समय चल रहा था कि ठीक है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी, और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी इस वजह से बहुत सारे करियर एवेन्यूज आ रहे थे, और ऐसे एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी और प्रेफरेंस दिया जा रहा था जो टाटा जैसी कंपनियों में काम करते हैं, क्योंकि टाटा जैसी कंपनियां अपने पॉलिसीज के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती थी। इसी वजह से यूनियन को देखने का नजरिया, उसको शेप करने का यानी कि रीशेप करने का पूरा जो चार्ज है उसको लिया गया, और ये जो बदलता नजरिया था यूनियन के लीडर्स का और यूनियन के एम्प्लॉयज का यूनियन की तरफ, क्योंकि अब बहुत सारे करियर एवेन्यूज खुल रहे हैं। मैनेजमेंट भी बहुत कोशिश कर रहा है बैक टू बैक की करियर अपॉर्चुनिटीज, ना ही सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज बल्कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत और सारी चीजें यूनियन के एम्प्लॉयज और यूनियन के लीडर्स को मुहैया कराई जा सके, जिसके वजह से उनकी भी ग्रोथ हो हमारे साथ साथ। तो उस कंडीशन में ये समझना, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यूनियन के जो लोग थे, यानी कि ये जो TEU के व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज थे, इनका नजरिया क्या था। यहाँ पे हम एक सर्वे की स्टडी को पढ़ेंगे जिसमें 5 अलग अलग कैटेगरीज में इन सर्वेस को जो है वो फ्लोट किया गया सारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज के बीच में, और उनको बोला गया कि आपको भरना है, आप जितने भी यूनियन के मेंबर्स हो, टाटा एम्प्लॉयज यूनियन के मेंबर हो, आपका क्या नजरिया है मैनेजमेंट की तरफ और आपका क्या नजरिया है यूनियन की तरफ। आपको इन 5 कैटेगरीज में उसे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 जो है वो रैंक करना है। जब TEU के मेंबर्स ने, इन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज ने सर्वे के इन 5 कैटेगरीज में
मैनेजमेंट को, यूनियन को आका, तो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आए थे। ये जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ था, इसको मैं आज के वीडियो में पीछे अटैच कर दूंगी। इसको पढ़िएगा जरूर, इसको समझिएगा जरूर कि वो कौन सी ऐसी 5 कैटेगरीज थी जिसपे टाटा एम्प्लॉयज यूनियन के, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज ने मैनेजमेंट और यूनियन को आका था, और क्या क्या नंबर्स दिए थे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। आगे आने वाले पार्ट्स इस वीडियो सीरीज के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। अगर आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, अगर आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ HR ऑफिसर बनना है, अगर आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ IR ऑफिसर बनना है, और आपको बिना किसी की मदद के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही सोर्स है मेरा चैनल स्किल पे, जिसमें आप इस यूनियन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी बाय टाटा स्टील देख रहे हैं, ये वीडियो सीरीज, जिसके बाद मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको किसी भी कोचिंग की, किसी गाइडेंस की, किसी भी ट्रेनिंग की, किसी भी क्लासेस की जरूरत नहीं है। आप खुद से सक्षम हो जाएंगे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूनियन में सॉल्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी और किसी भी टॉपिक पे अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे उस टॉपिक को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉइज तक पहुंचूं ऑनलाइन कोड के जरिए, आपके इंटर्न्स को, आपके एसोसिएट्स को, आपके मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, CXO लेवल के एम्प्लॉइज और CEOs को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।